पाकिस्तान का निर्माण हिंसा पर हुआ कि ऐसे नहीं मिलेगा, पाकिस्तान लड़कर लिया जाएगा, पाकिस्तान डायरेक्ट एक्शन घोषणा करते हैं जिन्ना और उसका पाकिस्तान निर्माण होता है। आज तक उनके चरित्र में क्या है? वायलेंस है। कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टाइट होना शुरू हुए तो चीन ने सोचे मौका है। क्या मौका है? एक बेहतर संबंध बनाने का। लेकिन जो हमारे स्ट्रक्चरल डिस्प्यूट्स हैं, जैसे लद्दाख एक्साइज में जो कब्जा है, अरुणाचल प्रदेश में जो दावा है, उत्तराखंड के जो 6 भागों में उसने दावा कर रखा है, पूरी जो मैकमोहन रेखा को मानता नहीं है, जब तक ये स्ट्रक्चरल इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं होंगे तब तक तो विश्वास पूर्ण रूप से करना पॉसिबल ही नहीं है। क्या मानेगा चीन? क्योंकि भारत तो बातचीत करने को तैयार है, भारत कह रहा हम बातचीत कर रहे हैं। एक रशिया एक ऐसा देश है जिसको हम लोग बोलेंगे टाइम टेस्टिंग फ्रेंड है, लेकिन ये सिर्फ बोलने में है कि आज अगर मैंने गाजा को छोड़ दिया या हमस को छोड़ दिया तो मेरी सिक्योरिटी गारंटी को देने वाला नहीं। और ये बात अमेरिका भी जानता है। मैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान देख रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप का, जो मुझे महसूस हो रहा है। तत्काल कतर क्या करेगा? इस्लामिक वर्ल्ड के सब कंट्रीज की मीटिंग बुलाएगा और फिर सब जाकर ट्रंप से मिलेंगे और ट्रंप कहेगा बस हमने ईरान को रुकाया, तुम भी रुक जाओ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। भारत की विदेश नीति क्या कुछ कहती है? दुनिया में कितनी उथल पुथल चल रही है? ट्रंप भारत से कितने नाराज हैं कि आने वाले समय में चीजें ठीक होंगी? क्या कुछ भारत के इर्द गिर्द यानी पड़ोसियों में जो कुछ चल रहा है, क्या उसका असर भारत पर अभी पड़ रहा है इनडायरेक्टली, या फिर आने वाले समय में डायरेक्टली पड़ सकता है? जो कुछ चीजें आज विस्तार से हम बात करने वाले हैं, पूरे वीडियो को आप देखिएगा तसल्ली से। बहुत सारी चीजें मुझे उम्मीद है कि इससे आपको नई भी पता लगेंगी। तो इसे समझने के लिए, जानने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मेरा पहला सवाल जल्दी से ये है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं सर बेहद उत्साहित रहते हैं और जब हम अपनी वीडियोस डालते हैं, आपके साथ भी जब वीडियो डालते हैं, तो उनमें भी काफ़ी कमेंट जो हैं वो ये दिखाते हैं कि कितने उत्साहित लोग हैं, कितना समझना चाहते हैं और वो कितना ज्ञान रखते हैं अपनी जब टिप्पणी उस पर करते हैं, अपनी जब चीज़ें उस पर रखते हैं। सर, भारत की विदेश नीति इस वक्त क्या कहती है? क्योंकि हम देख रहे हैं अड़ोस पड़ोस में सरकारें गिरी, तख्ता पलट हुआ, या भी जो भी उथल पुथल रही, अभी हाल ही नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका से हमारे शुरुआत में चीजें लगा था कि खटपट हो जाएंगी, क्योंकि चीन के समर्थित, चीन को ज्यादा पसंद करने वाले वहां पर राष्ट्रपति आए। बाद में चीजें पलटी। मालदीव में जो कुछ हुआ, या फिर पाकिस्तान में, हालांकि उसको छोड़ ही दें, वो तो तानाशाही वाली चीजें हो जाती हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान वाला जो मैटर हुआ। भारत की विदेश नीति क्या है, कैसे देखते हैं इसे, और क्या असर आसपास जो हुआ उस पर भारत का पड़ रहा है या फिर पड़ सकता है? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसियों की, यानी कि बात कर रहे हैं हम दक्षिण एशिया की, और दक्षिण एशिया की जब हम बात करते हैं तो जो कॉलोनियल एक लेगेसी थी, यानी कि जो एक ब्रिटिश टाइम में जो रहा, उसका इम्पैक्ट आज तक हम देख रहे हैं कि पड़ोस में भी और हमारे संबंधों में आपको देखने को मिल रहा है। भारत पाकिस्तान का तनाव 1946 से, उससे पहले से हम देख सकते हैं। बांग्लादेश के साथ बीच में ठीक हुआ, लेकिन जब हम बात करते हैं 1947 की, जब हम बात करते हैं तो बांग्लादेश में भी अच्छा खासा क्या था, कोराम था, और आपको तो याद होगा गांधी जी को खुद कलकत्ता जाके रुकना पड़ा था। फिर हम बात करते हैं नेपाल की, बात करते हैं तो नेपाल के साथ भी जो आज डिस्प्यूट हम देखते हैं, चाहे वो काला पानी क्षेत्र को लेकर हो या और एरियाज़ को लेकर हो, ये सब वो ब्रिटिश के टाइम की हुई जो सिगोली ट्रीटी थी, उनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। श्रीलंका के साथ भी, यानी कि पूरा अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा, तो कुछ स्ट्रक्चरल फंडामेंटल इश्यूज आपको देखने मिलेंगे भारत के साथ में। सबसे बड़ी विडंबना क्या हुई 90s के बाद? 90s का क्या हुआ कि जो ग्लोबलाइजेशन आया, LPG जिसको हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट में, उससे भारत ने तो बेनिफिट लिया, लेकिन हमारे जो नेबर्स हैं उसका लाभ नहीं ले पाए। और हुआ क्या, थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस होता है कई बार जब मैं फॉरेन पॉलिसी को देखता हूँ और ख़ास तौर से नेबर कंट्रीज़ को देखता हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे एक विजनरी, जो दूरदर्शी जिसको हम लोग बात करें, उसका मुझे दिखाया अभाव महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ये विजनरी अप्रोच नहीं लेकर चल पाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि रीज़न है, बहुत सारे कारण हैं। हम पाकिस्तान की बात करें, आज पाकिस्तान करीब 45% आबादी उनकी क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। हाउ मच? 45% आबादी। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था कल ही, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ के, लगातार पाकिस्तान की गरीबी बढ़ती जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट,
एक जिलेट बनाने जिसे हम शेविंग वगैरह करते हैं, जो शेविंग क्रीम वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो कंपनी भी पाकिस्तान छोड़ दी है। अब जिलेट जैसी कंपनी को छोड़ना, मैं इसका एनालिसिस ऐसा करता हूँ कि मिडिल क्लास भी यानी कि काफ़ी वीक पाकिस्तान में हुई है। रीज़न क्या है, कारण क्या है? कारण वही है कि आप स्टार्टिंग से क्या लेके चले, भारत के साथ एक कंपटीशन, भारत के साथ एक दुश्मनी का भाव, उस प्रकार का भाव, और पूरा पैसा आपने कहाँ झोंका? डिफेंस बजट में झोंका। अफ़गानिस्तान की स्थिति, अफ़गानिस्तान को हमेशा पाकिस्तान में प्रॉक्सी बनाना चाहा। जो ग्लोबल पावर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नेबर्स में बहुत ज़्यादा रहा हमेशा। आप पाकिस्तान को बनाने में भूमिका, आज भी आप सोचिए पाकिस्तान एकदम बिकने की कगार पर है। और आप यकीन मानिए इवन 10 to 15 ईयर्स पाकिस्तान अपनी बहुत सारे एसेट बेचेगा अमेरिका को। डेफिनेटली अमेरिका को बेचना स्टार्ट भी कर दिया। वे आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि उन्होंने एक ऑफर तक दिया है कि हमारा एक पोर्ट ले लीजिए गवादर का। तो पाकिस्तान की स्थिति ये हुई। हम वेस्ट बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं। ईरान की सिचुएशन आप जानते ही हैं, वो भी बॉर्डर हमसे सटा हुआ है। एक तरह से मान लीजिए अगर हम इसको ओशन बॉर्डर की तरफ कंसिडर करें तो ईरान की सिचुएशन 1979 के बाद से जो हालात बिगड़ी। फिर इधर नेपाल भूटान का, भूटान को छोड़कर नेपाल के साथ भी हमारे जो रिलेशंस रहे हमेशा थोड़ा सा उठापटक वाले संबंध रहे। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो रही है वहाँ पर, साथ ही क्या एक चाइना फैक्टर भी रहता है, और कुछ हमारी एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है कहीं ना कहीं नेपाल को लेकर, या नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिसी भारत को लेकर वो चेंजेबल रहती है। तो सारा आप देखेंगे जितने भी कंट्रीज़ को हम देखेंगे तो कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं जो कॉलोनियल पीरियड से चला रहे हैं, जिनका आज तक सोल्यूशन नहीं निकला। बांग्लादेश से हमने कोशिश की, बांग्लादेश के साथ हमारे जितने डिस्प्यूट थे, चाहे न्यूमोर आइलैंड को लेकर हमने सॉर्ट आउट किया, 3 बीघा कॉरिडोर को था हमने सॉर्ट आउट किया, लैंड को लेकर था हमने 2015 में समझौता किया, वो सॉर्ट आउट किया। लेकिन बांग्लादेश से सॉर्ट आउट, सारे सॉर्ट आउट होने के बाद फिर ये मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आ गई। तो एक तो ये कि इनके अपने इंटरनल इश्यूज़ हैं, उसके कारण गरीबी ज़्यादा है, उसके कारण दूसरा बारिश शक्तियों का इन्वॉल्वमेंट। और मैं एक बड़ा रीज़न देखता हूँ कि एक कौटिल्य हमारे चाणक्य कहा करते थे कि अगर कोई ताकतवर देश है और उसको आपको क्या करना है, वीक करना है, कंपटीशन से अपने आप को बाहर करना है, तो उसकी पेरिफेरी जो है ना उसको क्या कर दीजिए, अशांत कर दीजिए। उसकी पेरिफेरी जो है वो अशांत कर दीजिए। तो बहुत सी ऐसी ग्लोबल पावर्स हैं, चाहे वो आपका हम डीप स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, कई पावर्स ऐसी हैं जो भारत को कहीं ना कहीं चाहती हैं कि भारत को हम मर्यादा में रखें, सीमाओं में रखें, भारत एक ग्लोबली ग्रो ना करे, क्योंकि इंडिया एक पोटेंशियल रखता है। आज जो हम देखते हैं भारत और अमेरिका में जो कशमकश आप देख रहे हैं, जो टकराव देख रहे हैं, उसकी मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह ये है कि हम अमेरिका के पिछलग्गू बनने के लिए तैयार नहीं हैं। जस्ट ओनली दिस। आज सोचिए आप, जापान है, कोरिया है, यूरोप के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। अमेरिका की शर्तों के आधार पर उनके साथ में क्या की, ट्रेड डील की। लेकिन भारत नहीं, भारत ने बिल्कुल भी झुकना बर्दाश्त नहीं किया। भारत ने अपनी सॉवरेनिटी को क्या रखा, बरकरार रखा। तो डैट्स मीन इंडिया अपने आप को मान देगी। एक मैं हमेशा, आज मैं एक मेरे मित्र हैं नेपाल एम्बेसी में हैं, काउंसलर हैं और बड़ा अच्छा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि देखिए भारत के पास में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है कल्चर। देखिए जब हम कहते हैं ना कि वी आर इंडियन, भारतीय, तो हज़ारों साल के हम सिविलाइजेशन हैं। दुनिया की कोई सिविलाइजेशन ऐसी नहीं जो आज हमारे सामने टिकी हुई हो। सारी सिविलाइजेशन खत्म, भारत की सिविलाइजेशन आज तक जीवित है। रीजन कि कुछ वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ आपको क्या रखती है, जिंदा रखती हैं। तो हमारी जो कल्चर है ना, जो हमारी वैल्यूज़, हम कहते हैं ना कि सब मिट गए जहाँ से, क्या बात है, हमारी हस्ती मिटती नहीं जहाँ से। तो हमने जो हर चीज़ में सर्वाइव करना, कि जो जिससे मिला सीखा, हमने गैरों को भी अपनाया है। वो जो हमारी पॉलिसीज़ रही कि हमने ठीक है सीखा, गिरे पड़े, पिछलग्गू नहीं बने। जैसे पाकिस्तान, पहले अमेरिका, फिर अब चीन, फिर अमेरिका, अब फिर अमेरिका की ओर टिल्ड हो रहा है। हमने कभी ऐसा गवारा नहीं, हमने कहा नहीं हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे जूझेंगे, हम आगे बढ़ते रहे। तो ये कुछ इश्यूज़ रहे जो मैं मानता हूँ भारत ग्रो किया, और भारत ने हमेशा कोशिश की। मुझे अच्छे से याद है 2015 में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा FDI भारत में आया था, पूरे वर्ल्ड में, जब मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया। उसका PM मोदी खुद निकले उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनकर, और पूरी दुनिया में चिल्लाकर उन्होंने कहा कि इंडिया के पास 3D है, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड। आप आइए, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ फंड्स आए। उस समय आप देखिए 2015 का आप डाटा उठा के देखिए, हमने नेबर्स को खूब फंड्स दिए।
अफ़गानिस्तान में खूब पैसा लगाया, उसी समय हमने काबुल के अंदर पार्लियामेंट उनकी बनाई, सलमा डैम हमने बनवाया, हमने नेपाल को पैसा दिया, सबको हमने खूब दबा के बांटा। तो भारत की पॉलिसी हमेशा रही है कि हम नेबर को लेके चलेंगे, नेबर फर्स्ट पॉलिसी यही है, गुजरात डॉक्ट्रिन यही है। लेकिन इश्यूज़ क्या है कि इश्यूज़ एक तो बाहरी शक्तियों का इन्वॉल्वमेंट और कुछ इनके अपने अंदरूनी पॉलिटिक्स को कह सकते हैं, वो मैटर करती है। और आज मैं देखता हूँ, आज के दिन मुझे अब महसूस ये भी हो रहा है कि जैसे कल की घटना में हम देखें जयराम रमेश जी का, कि भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी मायने करने लगी। अब वो भी ग्लोबली जो इश्यूज़ हो रहे हैं, तो भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इसका इम्पैक्ट दिखने लगा है, क्योंकि लोग बहुत अवेयर हुए हैं भारत के। भारत में एक तरह से इंफॉर्मेशन क्रांति की तरह से आप देखते हैं, उस समय हर कोई व्यक्ति देख रहा है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं इसको भी बहुत सारे लोग देखेंगे। तो वो जो हुआ इसका डोमेस्टिक पॉलिसी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे और ज़्यादा क्या होगा, आपको वॉच करना होगा, बहुत निगरानी करनी होगी, और बहुत आगे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आगे की चीज़ें बहुत बदलती जाएंगी। ठीक है सर, ये तो इर्द गिर्द की बात रही यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से अब पिछले दिनों खबरें जब नेपाल से सामने आई और जो भयंकर तस्वीरें वहाँ से भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आई, तो कुछ जो लोग थे, हालांकि वो भारत में भी थे, उन्होंने ये कमेंट किए उन तस्वीरों पे कि ये कहीं भी हो सकता है। अब वो इशारा किस तरफ था वो समझदार ने समझा। तो उन्हीं को देखते हुए क्या मेरा ये सवाल है कि क्या भारत में भी आने वाले समय में ऐसा हो सकता है? अभी की परिस्थितियां देख के क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी नहीं, मैं तो अगर भविष्यवाणी भी, खैर पंडित तो नहीं हूँ, भविष्यवाणी भी अगर मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता भारत में कभी ऐसा होगा। रीज़न क्या है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी काफ़ी मजबूती से खड़ा हुआ है, और डेमोक्रेसी भी हमारी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हुई। ठीक है, पक्ष विपक्ष है, आलोचना प्रतिलोचना चलती है। हमारे यहाँ विपक्ष की जो भूमिका रहती है नकारात्मक विपक्ष की रहती है, चाहे कोई भी विपक्ष रहा हो। मैं आज प्रेजेंट विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले से पहले जो वर्तमान में है वो भी रहे हों, कोई भी रहा हो। लेकिन फिर भी आप देखिए कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो हर तरह से, हर तरह की चीज़ों से जूझ कर आ चुकी है। हमने इमरजेंसी देख चुके हैं, उसके बाद भी हम लोग खड़े हैं। आपने कभी देखा, मुझे कल मैं एक बड़ी अच्छी एक जगह बैठा हुआ था कल एक संग में, तो वहाँ शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, जो हमारे मंत्री जी हैं, मुझे बड़ी अच्छी बात उनकी लगी। आप सोचिए कि जब कोविड-19 का दौर आया और हज़ारों लाखों लोग दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े महानगरों से अपने अपने गांव की ओर चले, एक भी व्यक्ति ने क्या रास्ते में कहीं लूटपाट की, कोई आगजनी की, कोई दुर्घटना की आपको नहीं मिलेगी। और देशों में जहाँ जहाँ ये सब बातें हुई, आपको बहुत सारे किस्से कहानी आपको देखने को मिलेंगे, हमारे यहाँ नहीं देखने को मिले। क्या मतलब हुआ इसका? क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ पर चलने का जो नेचर है वो बाय कल्चर और बाय कॉन्स्टिट्यूशन भी है। रूल ऑफ लॉ तभी चल पाता है किसी देश के अंदर जहाँ कल्चरली नियमों पर चलना, इथिकल चलना, ये निश्चित होता है। तो हमारे यहाँ आप हमारा पूरा सिस्टम अगर देखेंगे इंडिया का, तो हमारे यहाँ हमेशा इस बात को रहा है कि रूल रेगुलेशंस पर चलना, व्यवस्थाओं में चलना, परंपराओं में चलना, ये एक सिस्टम है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर तरह के चैलेंजेस को निकलकर आज बहुत अच्छे से खड़ा है। और दूसरी बात क्या है, हम ग्रो कर रहे हैं, और जब कोई देश ग्रो करता है तो वहाँ पॉसिबिलिटीज़ किसी भी तरह के रिवोल्यूशन की, क्रांति की नहीं बनती। दूसरा क्या है कि देखिए, जिसका हम नेपाल का एग्जांपल ले रहे हैं, नेपाल की कुछ डोमेस्टिक पॉलिसीज़ ऐसी रही जिनके कारण वहाँ पर इस प्रकार के इश्यूज़ हो जाते हैं। और दूसरा क्या है कि जो बाहरी शक्तियों का इन्वॉल्वमेंट है, छोटे देशों में करना बड़ा आसान हो जाता है। भारत जैसे देश में कोशिश तो हुई, चाहे हम लद्दाख का इंसिडेंट की हम बात कर सकते हैं, लद्दाख की बात करें, कर्नाटक में भी एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास हुआ कि बेरोजगारों के द्वारा करने का प्रयास हुआ, लेकिन फिर भी आप देखेंगे होल ऑफ द पॉपुलेशन में इस तरह का कहीं भी आपको नेचर नहीं मिलेगा। दूसरा, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण जिन मूल्यों पर होता है वही उसके क्या करता है, चरित्र को निर्धारित करता है। जैसे पाकिस्तान का निर्माण हिंसा पर हुआ कि ऐसे नहीं मिलेगा, पाकिस्तान लड़कर लिया जाएगा, पाकिस्तान डायरेक्ट एक्शन घोषणा करते हैं जिन्ना, और उसका पाकिस्तान निर्माण होता है। आज तक उनके चरित्र में क्या है, वायलेंस है। हमारे जितना भी हमारे यहाँ कुछ भी चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए, हमारे यहाँ के एक आंदोलन के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा हुए। क्रांतिकारी कुछ एक्टिविटीज़ हुई, तो वो क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ भी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने मारा तो बदले में हमने मारा, हमारे रिवोल्यूशनरीज ने मारा। कि सैंडर्स को गोली क्यों मारी, क्योंकि उसने लाला लाजपत राय को मारा। लेकिन ये तरीका नहीं था हमारे यहाँ कि हम लोग तलवार लेके निकल गए, मारना शुरू कर दिया। तो हमारे एक मूवमेंट का तरीका है, हमारे यहाँ चेंज करते हैं, एक प्रक्रिया से चलते हैं।
तो वो ही हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी सोसाइटी में है। और मैं तो हमेशा मानता हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन कल्चर को लेकर चलता है तो कल्चर, इंडियन कल्चर ये कहती है कि हमको कभी रिवोल्यूशनरी नहीं होना, धीरे धीरे परिवर्तन की एक श्रृंखला हमारे, और हमारी पूरी प्रोसीजिंग है। आप सोचिए कि संविधान 1950 में लागू हुआ, आज हम 75 वर्ष हमारे संविधान को लागू हो चुके हैं। 75 वर्ष के बाद 106 संविधान संशोधन, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरी गुंजाइश रखी ना इस बात की। अमेरिका का संविधान आप देखिए, उनके यहाँ नहीं हुए थे संशोधन, जबकि हमसे पहले का संविधान है। तो हमारे संविधान निर्माता ये भी जानते थे इस बात को कि आपको अपनी बदलती परिस्थिति के अनुसार से संविधान में संशोधन करना होगा, जिससे जनता को आपका कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रिलेवेंट लगे और उसके अगेंस्ट कभी विद्रोह की गुंजाइश ना हो। तो दैट्स वाई, तो मैं ये कहने की बात है कि भारत में नहीं ऐसा हो सकता। आप लद्दाख में घटना हो गई, इसको लेके कितना आपको देख रहा है देश के अंदर। तो भारत में उस प्रकार का नेचर नहीं है, कि भारत की कल्चर में ऐसा नहीं है, हमारे सोच विचार में ऐसा नहीं है। और वी लव द इंडिया। इंडियंस में एक बड़ी बात क्या है कि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। ये आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन नेशनलिज्म इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पर है कि आज भी आप सोचिए, छोटा बच्चा बचपन, आज भी मैं जब सुनता हूँ वंदे मातरम, ऐ मेरे वतन के लोगों, तो रोंगटे खड़े हमारे हो जाते हैं। तो वो जो नेशनलिज्म हमको दिया गया है और किससे, हमारे कल्चर से जोड़ के जो दिया गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, धर्म की जय अधर्म का विनाश हो और प्राणियों सद्भावना हो, वही मूल्य संविधान है, वही संस्कृति में। इस वजह से भारत में कभी कोई गुंजाइश रह नहीं है। थोड़ी बहुत घटना होंगी, क्योंकि देखिए विविधता बहुत ज़्यादा है, लेकिन विविधता के बाद भी कुछ वैल्यूज़ ऐसी है, चाहे किसी भी आधार पर आप देखें, धर्म जाति किस आधार पर देखें, आपको कभी नहीं दिखाई देगा कि कोई भारत का झंडा लेके नहीं फॉरेन पॉलिसी को कैसे देखते हैं अभी इस वक्त, जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज को कैसे देखते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आप 10 में से कितने नंबर देना चाहें तो क्या कहेंगे? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। नंबर देने वाली बात जब आप कह रहे हैं, तो देखिए मैं पहले तो पड़ोसी देशों में बात करता हूँ। अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ नेबर कंट्रीज़ के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी को, अभी आपने शुरुआत से मालदीव का नाम लिया था, शुरुआत में मौजूद साहब आए, फिर बाद में शांत हो गए। नेपाल को लेकर भी आप देखेंगे तो नेपाल में कोई भी गवर्नमेंट रही हो, थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन फिर वो हमारे साथ बेटर रिलेशन ऑटोमेटिकली नेपाल से बन जाते हैं। भूटान से का भी कोई इशू नहीं है। बांग्लादेश के साथ में यूनुस जब से हैं तो संबंध खराब है, नहीं तो जब शेख हसीना 2006 से आई हैं, पहले भी आई थी 96 में आई, तब भी संबंध अच्छे थे, लेकिन जब से 2006 से वो पावर में है तब से बांग्लादेश से संबंध अच्छे थे। श्रीलंका में हमने करीब $4 बिलियन भेजा, तब से हमारे संबंध अच्छे हैं। हालांकि श्रीलंका से पहले से भी हैं। देखिए जितना भी आप नेबर कंट्रीज़ को देखेंगे, कल्चरली वी आर कनेक्ट, जोग्राफिकली वी आर कनेक्ट, इकोनॉमिकली वी आर कनेक्ट, हम एवरी सोशली हम कनेक्ट हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बात की, तो कल्चर टूरिज़्म बहुत बड़ा टूरिज़्म हम सबका आपस में जोड़ते हैं। हम आज भी राम की विरासत को देखने के लिए श्रीलंका जाते हैं, नेपाल जाते हैं। तो जो कनेक्टिविटी है ओवरऑल, मैं कहता हूँ कि पड़ोसी देशों के साथ 5-6 के आसपास में नंबर दूंगा 10 में से। नेबर कंट्रीज़ में थोड़ा बहुत उठक पटक रहती है। पाकिस्तान को हम कुछ भी कर लें, अगर आप उसको दे देंगे चलो अच्छा तुम कश्मीर ले लो, तब वो क्या कहेगा, जूनागढ़। अच्छा चलो जूनागढ़ भी ले लो, अब सरक्रीक भी दो, वो भी दे दो, अब हैदराबाद भी दो। तो अब उससे संबंध आपके बेटर होने नहीं, क्योंकि उसका नेचर ही है कि मुझे पूरा हड़प लेना है। सोच उनकी यही है। 23% आबादी 36% लैंड लेकर गई थी 1947 में। 23% आबादी 36% लैंड लेकर गई, तब भी उनको संतुष्टि नहीं है। तो उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत विजिट करने आने हैं। आप सोचिए, हमने मान्यता नहीं दी है। आप ये बात सोचिए, हमने अफगानिस्तान को मान्यता नहीं दी है, तब भी उनके विदेश मंत्री 2-3 दिन के अंदर आने वाले हैं भारत विजिट करने के लिए। तो ओवरऑल बेस्ट रिलेशन है। रही बात अमेरिका की, अमेरिका का जो आपने नंबर की बात कही, देखिए अमेरिका भारत में कोई भी स्ट्रक्चरल डिस्प्यूट्स नहीं है कि कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है कि नो, रिवर डिस्प्यूट है नो। डिस्प्यूट किस बात का है कि तेरे वो कहते हैं तेरे गेट पे क्या बोलते हैं उसको, तेरे चौखट पे सजदा करना मुझे गवारा ना हुआ। ईगो, बस ईगो कि तू वो कह रहा है डोनाल्ड ट्रम्प तुम कैसे नहीं मानोगे, हम कह रहे हैं कि हमने रुकवा दी, तुम मान नहीं रहे हो। हम कह रहे हैं कि तुम रशिया से तेल मत खरीदो। हमने कहा भाई हम क्यों नहीं खरीदें, हमें इकोनॉमिकली नुकसान नहीं है, तुम टैरिफ लगा लो। तुम्हारे टैरिफ का मैं कैलकुलेशन कर रहा था बैठ के एक बार डिबेट में लोग चर्चा कर रहे थे, तो 9 से 10 बिलियन का नुकसान होगा अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है। उतना तो खुद पुतिन साहब ने भी कहा, परसों तक से पुतिन साहब ने कहा कि 9-10 बिलियन का तुम हमसे, वो भी कैलकुलेशन करके निकाले थे, हम लोग इधर डिबेट निकाल रहे थे। तो 9 से 10 बिलियन का तो हमको रशिया हमको बेनिफिट दे रहा है।
तो अमेरिका से ऐसा नहीं कि हमें कोई वॉर है, कोई द्वंद्व है, कोई झगड़ा है। दोनों एक बिग डेमोक्रेसी हैं, वो बिग डेमोक्रेसी, हम बिग डेमोक्रेसी हैं। बस इतनी सी बात है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए अभी जिस अमेरिका से हमारा आमना सामना हो रहा है चेतन जी, वो आमना सामना उस देश से हो रहा है जो बहुत ही अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। जो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति होता है ना, उसके डिसीजंस क्या होते हैं, हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। ये बात आप भी खुद अपने नेचर में देखिएगा। कभी जब आपको कोई परेशान हो तो आपके डिसीजन क्या होंगे, चेंजेबल होंगे। लेकिन जब आप बहुत मजबूती से अपने आपको देखेंगे तो आपके डिसीजन में क्या होगा, स्थायित्व होगा। मुझे करना है तो करना है। आज अमेरिका फ्रस्ट्रेटेड है, उसके डिसीजन लगातार, डोनाल्ड ट्रंप रात को कुछ कह रहे हैं, सुबह को कुछ और बोल रहे हैं, शाम तक उतर गए तो कुछ और बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वो अमेरिका आज फ्रस्ट्रेटेड है और बहुत अग्रेसिव है। उसे लग रहा है कि मैं अगर चूक गया तो मेरा जो हेजेरोनमस स्टेटस है वो चला जाएगा। तो अमेरिका के साथ हमारा अपने स्टेटस को लेकर इनसिक्योरिटी फीलिंग वाली, तो उसमें अब ये मत सोचिए कि भारत से अमेरिका संबंध खराब है। ये एक बार्गेनिंग चल रहा है। अब देखिए 2-4 महीने सब सेटल हो जाएगा। जैसे हमने रशिया ब्रिटेन के साथ हमारा था, ब्रिटेन के साथ हमने जब डील की तो वो हमारी शर्तों पे हुई। अमेरिका चाह रहा है कि जो डील हमारी हो, ट्रेड डील, वो इंडिया की शर्तों पे नहीं, हमारी शर्तों पे हो। ये लेकिन बात इसमें भी चालाकी दिखती है ना कि पाकिस्तान को 19% में मान गए, बातचीत हो गई, बांग्लादेश को भी, लेकिन भारत के साथ ही जो चीजें चल रही हैं वो ज्यादा खटपट चल रही है, आप मानने को तैयार नहीं है। चाइना पे आपने टैरिफ लगाया तो उन्होंने बदले में और ज्यादा लगाया, फिर वो 2-3 बार खेल चलता रहा। लेकिन आप चाइना को भी आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर पा रहे हैं। भारत को आप प्रेशराइज करना चाहते हैं और उनसे बातचीत भी करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपने जो पाकिस्तान का नाम लिया, अभी आज ही आप निकाल के देखिएगा, मैं 2-3 दिन से उनकी रिपोर्ट देख रहा हूँ, बड़ी चर्चा चल रही है। कई सारी कंपनी अमेरिका की भी पाकिस्तान से बाहर निकल रही हैं। पाकिस्तान इज़ नॉट ए बिग, मतलब पाकिस्तान देखिए आने वाले समय में वो बिल्कुल फेल्ड स्टेट की तरह, टैक्स तक उनके पास में कलेक्शन करने के लिए नहीं है। तो पाकिस्तान को आप कितना रिबेट दें, उनको पता है मार्केट को बड़ा बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। चीन की जो मार्केट है, चीन की मार्केट में अमेरिकन प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस नहीं है। चाइनीज़ लोग अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंडियंस ही हैं जो ब्रांड कल्चर वाली बात करते हैं, आईफोन खरीदना है तो खरीदना है, ये इंडियंस में है। इंडियंस को ज़्यादा ये नहीं होता कि हमको सिंगापुर का लेना है, हमको अमेरिका का लेना है, जो अच्छा लगा ले लिया। उस तरह का भी हम प्रोडक्ट में हम भले स्वदेशी करते हैं, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम आज भी इंडियंस में क्या है कि नहीं ठीक वसुदेव कुटुंबकम, मतलब कुछ भी आप विचार कह लीजिए, कहीं ना कहीं मानवतावादी विचार मान लीजिए। तो भारत का मार्केट आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रो करने वाला है। जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा तो इंडियंस को और पैसा आएगा, मिडिल क्लास आज पैसा है, तभी तो आज वर्ल्ड की जितनी भी कंपनियां भारत के अंदर बैठी हैं। आईफोन ने मना कर दिया अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने को। क्यों? क्योंकि आईफोन के पता सेल आगे भारत में होने वाली है, फ्यूचर है भारत। तो जब इतना बड़ा यूथ किसी के पास में है, और यूथ से देखिए, यूथ अगर एनर्जी है तो यूथ डिमांड भी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति यूज़ नहीं करेगा, बुजुर्ग व्यक्ति को आईफोन की आवश्यकता नहीं, वो कहेगा मुझे क्या करना है। लेकिन यूथ के आंखों में क्या है? आईफोन। यूथ की आंखों में क्या है कि मुझे एक नहीं 4 ड्रेस खरीदनी है। बुजुर्ग कहेगा मैं एक ड्रेस में। फूड किसकी रिक्वायरमेंट? टेस्ट, घूमना फिरना कौन करेगा? यूथ करेगा। तो यूथ इज इक्वल टू डिमांड, नॉट ओनली एनर्जी। एनर्जी तो है ही, वो डिमांड भी है। तो ये अमेरिका जानता है कि इंडिया को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा देश है जो ग्रो करेगा। देखिए एक बड़ी बात है, कुछ लोग कहते हैं मुझे चीन भी तो जा सकता है आगे। मैंने कहा ठीक है, आप केवल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स पे देख रहे हो, लेकिन इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स के अलावा लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए वर्ल्ड ने क्यों चीन की लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? वर्ल्ड आज तक नहीं कर रहा है। कोविड-19 में, जब कोविड-19 का दौर था, अमेरिका पूरे इंटरनेशनल डायस पे कहीं नहीं था, पूरे एरिया में गायब था अमेरिका, खुद अपने डोमेस्टिक इशू में फेल था। चीन ने पूरी कोशिश की, चीन ने लोगों को मास्क भेजे, चीन ने मेडिसिन भेजी, गैस के ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भेजे, जो भेज सकता भेजा, लेकिन तब भी चीन की लीडरशिप को दुनिया ने स्वीकार नहीं किया। रीज़न इतना ही है क्योंकि चाइना जो है दूसरे विचार को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वन पार्टी स्टेट है, जो अपने यहाँ पे दूसरे विचार को एक्सेप्ट नहीं करता, तो दुनिया की डाइवर्सिटी को कैसे एक्सेप्ट करेगा? हम लोग डेमोक्रेसी है और हम लोग इस विचार को लेकर चलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और प्राण, मैं हमेशा बोलता हूँ प्राणियों में सद्भावना। प्राण सद्भावना मतलब केवल मनुष्य मात्र में नहीं, हर जीव के प्रति हम लोग सद्भावना। तो जो ये विचार है ना, ये विचार दुनिया को अट्रैक्ट करता है। थोड़ा और गुरु होने दो तो इंडिया को लोग ऑटोमेटिकली विश्वगुरु, ऐसे नहीं विश्वगुरु कहा जा रहा है, जो कह रहे हैं विश्वगुरु मतलब कि भारत संदेश दे रहा है बढ़िया, बस थोड़ा सा हमको ग्रो कर जाना, लोग ये मानेंगे ना। जो स्वामी विवेकानंद के साथ बात हुई थी, मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई।
स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, तो लोगों ने कहा स्वामी जी आप तो बड़ी अच्छी बात बोल रहे हो, भारत ये भारत हो। अगर भारत इतना कल्चरली इतना इन्हांस है, इतना मजबूत देश है, तो गुलाम क्यों है? तो स्वामी विवेकानंद ने फिर भारत आके बोला था कि देखिए एक गुलाम देश जो है ना अपना आध्यात्मिक उत्थान भी नहीं कर सकता है, तो सबसे पहले उनको क्या होना होगा, स्वतंत्र होना होगा। तो जैसे जैसे हमारी ग्रो होगी ना चेतन जी, तो वैसे वैसे क्या होगा, दुनिया ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करेगी। और ये बात अमेरिका भी जानता है, क्योंकि इंडिया एक सिविलाइजेशन है, कल्चर है, एक ग्रो वाली बात है, और उसके जो प्रिंसिपल जो मूल्य हैं वो पूरी दुनिया में आज छाए हुए हैं। हम टच से मस नहीं हो रहे, और आज ये दुनिया देख रही है, जापान देख रहा है कि भारत टच से मस नहीं हो रहा है। 100% टैरिफ लगाओ, तुम टैरिफ क्या टैरिफ लगाओ, हम खरीदेंगे रशिया से तेल। पुतिन साहब आ रहे हैं, आप सोचिए वारंट इशू किया पुतिन साहब के खिलाफ, तब भी पुतिन साहब भारत विचार, उन्होंने कहा ओके वेलकम, कोई इशू नहीं है। हम इजराइल से बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन से बात कर रहे हैं। आप सोचिए इजराइल का जो प्लान आया, डोनाल्ड ट्रम्प जो लेकर आए, भारत ने कहा हम समर्थन करते हैं। दैट इज़ द पॉइंट। नहीं तो लोग कहते हैं, मुझे कहा कई लोगों ने, यार ये क्या था, मोदी जी को मना कर देना चाहिए था कि हम नहीं ट्रम्प का प्लान एक्सेप्ट नहीं करते। अरे भाई हमें ट्रम्प से दुश्मनी नहीं है, हम अपने प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं। अमेरिका चाह रहा है कि हम अपना मक्का यहाँ पर बेचेंगे, हम कहीं नहीं बेचेंगे, हमारा अपना मक्का बिकेगा। इतनी सी बात है, इसमें कोई ट्रम्प से कोई दुश्मनी थोड़ी ना करनी है मोदी जी को। मोदी जी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि भाई मुझे अपने किसानों को देखना है, ट्रम्प अपने किसानों को देख रहा है। तो गलत ट्रम्प भी नहीं है, गलत मोदी भी नहीं है। अब गलत ना तो रशिया ना यूक्रेन है, दोनों अपनी बातों को देख रहे हैं। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक ही नियम है, नेशनल इंटरेस्ट। तो हर कोई देश, पाकिस्तान थोड़ी ना अमेरिका, पाकिस्तान तो बदतमीजी करता है, चीन बदतमीजी नहीं करता है, अमेरिका बदतमीजी नहीं करता है। पाकिस्तान से पूछो क्या करना है, बस भारत को जीत लेना है। क्या चाहते हो जी हमने करना है, परमाणु चलाना है, भारत को जीत। वो जो मानसिकता है ना, वो बड़ी बेकार वाली मानसिकता है। अमेरिका कैसे मानसिकता थोड़ी, अमेरिकन तो बड़े अच्छे बात भी आपसे करेंगे, डेमोक्रेसी को लेकर बड़ा प्राउडली फील करते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है। और खुद आपको देखो, बराक ओबामा का दौर देखो, आप जॉर्ज बुश का दौर देखो, बिल क्लिंटन का दौर देखो, जब हाथ में डाल बोलते हैं दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया को डिसाइड करेगी। वो तो ठीक है, अभी ये है कि भारत ग्रो कर सकता है, अमेरिका को लग रहा है कि ये ऊपर ना निकल जाए। चीन का मैंने हाथ पकड़ा था, चीन आज मुझे मुकाबला दे रहा है। 71 में आज जो चीन चमक रहा है उसका रीज़न क्या है? 71 में अमेरिका चीन एक हुए थे, और अमेरिका ने ही चीन में इन्वेस्टमेंट किया था। उसके वजह से चीन चमका, चीन आज चुनौती देने लगा अमेरिका को। अमेरिका को लग रहा है कि इतिहास ने सीख लिया हम लोगों ने, अब भारत को ऐसा नहीं करना है। बस ये फ़र्क है। हम ये समझाने में लगे हुए कि भैया हम चीन नहीं हैं, अमेरिका बात मानने को तैयार नहीं है। तो ओवरऑल देखेंगे रशिया के साथ क्या खास फ्रेंडशिप आपकी चल रही है, चीन के साथ संबंध बेटर हो रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा ओवरऑल हम फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो 5 से 6 मतलब 50% ऊपर नंबर दीजिए आप, बेफिक्र होकर। सर, चीन का आपने जिक्र किया, चीन को भी समझने वाली बात है, क्योंकि जब हमारा अमेरिका से खटपट इन दिनों शुरू हुई तो लोग ये समझना चाहते हैं कि हमने चीन के साथ अपने संबंधों को बढ़िया बनाने की कोशिश की। ना सिर्फ हमने, बल्कि चीन के जब विदेश मंत्री यहां पर आए तो उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि ठीक है, हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। चीन से भी जो स्पोक्स पर्सन है उनकी काफी सारी बातें हैं कि हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, अब आगे के संबंधों को हमें देखना चाहिए। क्या चीन पर भरोसा करना बिल्कुल ठीक है? अरुणाचल वाले क्षेत्र में हो, लद्दाख वाले क्षेत्र में हो, हालांकि लद्दाख वाले क्षेत्र में हमें देखा है कि वो उन्होंने सेनाएं अपनी पीछे की, जो भी कुछ हुआ, क्या चीन पर पूरी तरह भरोसा कर लेना ठीक है, या फिर हमें अमेरिका को काउंटर करने के लिए साथ आना होगा? एक तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नियम है, नथिंग इज द परमानेंट। यहाँ कोई चीज़ स्थायी नहीं होती। जो आज आपके साथ है वो कभी भी आपसे दूर हो सकता है, और जो दूर है वो कभी भी आपके पास आ सकता है। ये प्रिंसिपल नॉर्मल प्रिंसिपल है। तो किसी भी देश पे फुल्ली फेथ कर लेना, यही अमेरिका था ना जो बराक ओबामा के समय में बात कर रहा था कि इंडिया को हम NSG का मेंबरशिप बना देंगे, इंडिया को हम सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना देंगे, और भारत और अमेरिका तय करेंगे पूरी दुनिया में क्या होगा क्या नहीं होगा। आज वही डोनाल्ड ट्रम्प हालत ख़राब करने में लगे पड़े हैं कि ये करो ये करो ये करो। तो कौन सा अमेरिका बना सका है? चीन की अगर हम बात करते हैं तो चीन 62 से पहले क्या संबंध बेहतरीन थे। 1954 में नेहरू जी एकदम झंडा वंडा लेके भारत हिंदी चीनी भाई भाई के नारे चल रहे थे। 62 में क्या हुआ? तो आज हम जब चीन की बात करें कि चीन का एक तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि चीन उसको क्या किया, लपकने में लगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प भारत के ऊपर टाइट होना शुरू हुए तो चीन ने सोचे मौका है। क्या मौका है? एक बेहतर संबंध बनाने का। लेकिन जो हमारे स्ट्रक्चरल डिस्प्यूट्स हैं, जैसे लद्दाख अक्साई चीन में जो कब्जा है, अरुणाचल प्रदेश में जो दावा है, उत्तराखंड के जो 6 भागों में उसने दावा कर रखा है, पूरी जो मैकमोहन रेखा को मानता नहीं है,
जब तक ये सेक्टरल इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं होंगे तब तक तो विश्वास पूर्ण रूप से करना पॉसिबल ही नहीं है। क्या मानेगा चीन? क्योंकि भारत तो बातचीत करने के लिए तैयार है, भारत कह रहा है हम बातचीत कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है, अगर चीन का फोकस पूरी दुनिया है, अगर चीन ये सोचता है कि मैं मूवी देखा था, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें कहता है कि अगर हमें लंबे टारगेट लेना चल रहा है ना, लंबा सोचना है, तो छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। तो अगर चीन का लक्ष्य है कि मुझे पूरी दुनिया पर राज करना है, तो अगर वो भारत के साथ सॉर्ट आउट नहीं करेगा तो भारत नहीं। तो अभी इन दिनों जो चीन का रवैया रहा उसको देखकर क्या लगता है, क्या भूल नहीं, जाएगा देखिए, सब चीजें, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा? अभी नहीं सॉर्ट आउट करने का। देखिए क्या ना, जैसे भी परमानेंट सोल्यूशन की हम बात करें, पीएम मोदी भी मिले, जिनपिंग साहब से मिले, उनके प्रेसिडेंट से मिले, और उसका अगर हम आउटकम देखें तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी हमारे इश्यूज़ हैं उसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन लैंड जब तक आपकी नहीं मिलेगी, और देखिए चीन भी जानता है कि अगर किसी के अंदर पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, तो इस समय केवल भारत एक देश है, या तो अमेरिका है ताकतवर देश, या फिर आपका चीन है, उसके बाद हम हैं, पुतिन साहब हैं। देखिए पुतिन साहब है, लेकिन पुतिन साहब की यानी कि रशिया की एक लिमिटेशंस है ग्रो करने की। हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है, हमारे पास ऑल वेदर, हमारे पास में क्या है, ऑल वेदर क्रॉप्स हमारे पास में है। हम लोग पूरा गल्फ कंट्रीज़ का, यूरोप का ब्रेड बास्केट बनने को तैयार हैं, जैसे आपका IMF बन जाएगा। तो भारत के पास में लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, लॉट ऑफ पोटेंशियल्स है भारत के पास में। वो पोटेंशियल आज की तारीख में किसी देश के पास नहीं। जापान बूढ़ा है, चीन बूढ़ा हो रहा है, तो जो हमारे पास है वो किसी के पास आज नहीं है। तो ऐसे में ऐसे देश के साथ में दुश्मनी करना भी गलत है और दोस्ती करना भी। क्यों? क्या है, क्योंकि चीन को लगता है कि आज हमने अमेरिका को पछाड़ा, कल को भारत सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए चीन की समझदारी क्या है, चीन किस समझदारी से लेके चलता है, हमें इशू नहीं है। देखिए आप देखिए रशिया की ओर अमेरिका के साथ इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्या हमारी ओर से कोई बहुत अग्रेसिव स्टैंड आपको देखने को मिला? चीन और अमेरिका में जब हुआ, हमने तो ये भी कह दिया, जब ट्रम्प साहब ने पोस्ट किया कि हम दोबारा रीसेट करने को तैयार हैं, तो मोदी साहब ने कहा कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत थी ही नहीं। दिक्कत ही नहीं। क्यों नहीं है? रीज़न ये है क्योंकि सिंपल सा एक मंत्र है, अगर विकास करना है तो विवादों से दूर रहना है। हमारा टोटली फोकस है 2047। 2047 फोकस है, तो हमें फालतू में पढ़ना नहीं है, ये तो फालतू में डालने वाली बातें हैं। हमारा फोकस है जहाँ जहाँ मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, हमें किसी को भड़काना नहीं है। और एक पुराना गीत है कि सीख लो तुम भी जीने गए चलन, क्या सबसे मिलना तो नहीं, स्माइल देते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। मतलब सबको सलाम करो, आगे बढ़ो। अगर हम उलझ गए, चाहे वो रशिया अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट में उलझ गए, या हम चीन और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में उलझ गए, हमने किसी एक का साइड ले लिया, तो हम कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएंगे। अभी पूरा फोकस क्या है हमारा, अपने को ग्रो करने में। जब पावर होंगी इतनी, आज हम 4 ट्रिलियन के हैं, जनसंख्या कितनी बड़ी है, चलो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हमारे सामने हैं। हमें जाके अगर 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन जाके कुछ हो जाए, तब हम दुनिया के सामने कुछ फेस कर पाएंगे। जब हमारी पॉलिटिक्स, अभी तो हम केवल अपनी वैल्यूज़ के दम पर चल रहे हैं। यहाँ पर अगर ब्रिक्स मजबूत होता है, और अगर भारत, चीन और उसमें हम रूस को भी मजबूती से देखें, तो हमारी GDP भी मजबूत हो जाती है। और फिर ट्रंप को सीधा सीधा उससे भी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर एक बैठक में ही एक कोई बयान उड़ता हुआ ट्रंप के कान तक पहुंचता है कि भाई अब तो ब्रिक्स अपनी करेंसी बना लेगा, उस पर ही ट्रंप तमतमा जाते हैं और 100% टैरिफ लगाने की बात करते हैं। तो जब ये तीनों आ जाएंगे, और तीनों क्या आने चाहिए या आ रहे हैं या आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज लग रही हैं? देखिए, एक तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना हम बहुत बड़ी संभावनाओं को लेकर चलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने अपने क्या चल रहे हैं, स्टेप्स चल रहे हैं। चीन पर फुल्ली फेथ करना, देखिए एक रशिया एक ऐसा देश है जिसको हम लोग बोलेंगे टाइम टेस्टिंग फ्रेंड है, लेकिन ये सिर्फ बोलने में है। रियलिटी में क्या है कि रशिया के, हम वेपन की बात करें, और मैं बहुत सी बातें ऑन कैमरा नहीं बोल सकता क्योंकि एक माहौल है रशिया के साथ फेवरेबल बात है, लेकिन रशिया भी तो हमारे साथ में जो प्रोडक्ट या जो वेपन हमको उसे कम रेट में मिल सकता है, रशिया भी बात को जानता है कि भारत कहीं ना कहीं मुझसे ही खरीदेगा, क्योंकि भारत हमसे अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। मेरी बात समझे ना? आज हम रशिया के साथ में हर तरह का रिलेशन देखते हुए तब भी हम तेल खरीद रहे हैं, सब चीज़ को देखते हुए। तो रशिया को इस बात को देखना पड़ेगा कि चीन के थ्रू अगर आपके पास में किसी तरह पाकिस्तान के पास में कोई इंजन जा रहा है, तो ये रशिया को देखना चाहिए। अगर इनडायरेक्टली घूम के भी, तो चीन को रोकना चाहिए। अगर चीन को नहीं रोक रहा है, अफगानिस्तान और मसले में क्या हुआ था, जब तालिबान आया 2021 में,
आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ, अंदर क्या बता रहा हूँ आपको। तो हमने रशिया से कहा कि भाई तालिबान आ गया है, और चाणक्य की थ्योरी है, मंडल सिद्धांत बोलते हैं इसको हम लोग, कि जो आपका शत्रु है उसका जो पड़ोसी है वो आपका मित्र होना चाहिए, तभी अपने शत्रु को आप कंट्रोल रख सकते हैं। तो अफगानिस्तान ऑटोमेटिकली हमारा स्वाभाविक मित्र होना चाहिए। हमने रशिया से कहा कि भाई तालिबान से बात कराओ, क्योंकि तालिबान से हमारे रिलेशन तो अच्छे नहीं थे, गिन्नी साहब से थे, करजई साहब से थे। तो रशिया ने मना कर दिया था, अरे भैया तुम देखो, अपने आप देखो। क्यों? उस समय हम लोग अमेरिका करने लग गए थे। तो रशिया ठीक है, आज 1971 में जो हमने फ्रेंडशिप की तब से लेके आज तक हम चल रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे पर हम क्या डिपेंडेंट भी हैं। आज आप सोचिए रशिया के साथ कितना ट्रेड है हमारा, करीब 60 बिलियन का। भारत कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? करीब 5 से 6 बिलियन। रशिया का एक्सपोर्ट भारत में करीब 55 बिलियन। तो ट्रेड बैलेंस किसके फेवर में है? रशिया के। आज पुतिन साहब ये कह रहे हैं कि हम इसमें भी कंसिडर करेंगे और भारत के बहुत सारे फार्मा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेंगे, ताकि इंडिया का जो लॉस होगा अमेरिका के साथ तो हम लोग उसको मैनेज कर लें। ऐसे ही चलता अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हम ये सोचें कि यहाँ इमोशंस होते हैं, इमोशंस कुछ नहीं है, गिव एंड टेक के रिलेशंस हैं। तो एक बात है, और ये स्टेप बाय स्टेप अमेरिका को ये फिर होना चाहिए कि ये तीनों देश साथ आ सकते हैं। ये बात तो 96 में रशिया ने कहा था कि RIC अगर बन जाए तो हम अमेरिका की मोनोपोली तोड़ देंगे। कब? 96 में। अभी आप देखिए जो अमेरिका रशिया के जो विदेश मंत्री हैं वो कई बार बोले हैं तीनों देश एक साथ आ जाएं तो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की तो हेगड़ी निकल जाएगी, कई बार बोल चुके हैं। अभी की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेकिन तीनों देश साथ आए क्या? भारत कभी साथ नहीं जाएगा। भारत की सिंपल पॉलिसी है, पहले NAM की थी, आज क्या है? मल्टी एंगेजमेंट। मल्टी एंगेजमेंट का मतलब हम सबके साथ। पहले क्या था? हम किसी के साथ नहीं, आज हम क्या कह रहे हैं? हम सबके साथ। और ये बिल्कुल एक सिंपल सा दोहा है कबीर का, ना कहूँ दोस्ती ना कहूँ बैर। अपने नेशनल इंटरेस्ट पर काम कर रहे हैं, अपने मूल्यों पर काम कर रहे हैं, और ये सबसे अच्छा प्रिंसिपल है, हमें कभी भी किसी के साथ जाना नहीं है। लेकिन पुतिन साहब भारत आ रहे हैं अभी। हाँ वो ठीक है, साल तो के अंत तक ये बात तो ये भी हो रही हम हॉस्पिटलिटी करने में, मतलब देखिए आतिथ्य करने में भारत से बड़ा तो कोई देश ही नहीं है। हमने तो आतिथ्य किया है। पुतिन साहब आ रहे हैं, अच्छी बात है भाई। अगर अमेरिका में संबंध खराब करा कि उनको ट्रम्प साहब कहेंगे मैं भी आ रहा हूँ, वेलकम, रेड कार्पेट उनके लिए बिछेगा, हम मना नहीं करने वाले। अब मैं कहता हूँ ना आपको, हमारा एक स्टेटमेंट आप बता दीजिए डोनाल्ड ट्रंप के इतने अग्रेशन के बाद, इतने उल्टे सीधे बयान के बाद क्या क्या नहीं बोला इन्होंने। आप देखिए ट्रंप के जो एडवाइजर हैं वो क्या क्या नहीं बोल रहे कि 2 महीने में भारत को हम घुटने में ला देंगे, ये बोल रहा है वो। पीटर नवारो कैसा बोल रहा है? अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था उसका, मैं वैल्यू नहीं देता ऐसे लोगों को, लेकिन आप सोचिए कि इस तरह के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, तब भी भारत का स्टेटमेंट पीस। हम नहीं बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं देना इन चीज़ों पर, वो संबंध डिस्ट्रॉय करने में लगे पड़े हैं। और डिप्लोमेसी का एक सिंपल सिद्धांत है कि हमेशा बातचीत की गुंजाइश बनाए रखो, कि कभी भी इतना अग्रेशन मत लाओ बातों में कि कभी भी दोबारा बात ही ना हो पाए। तो एक कहते हैं ना कि रिश्ता अगर अच्छा ना चल पाए तो उसको एक अच्छा सा सीन सा मोड़ देकर छोड़ दो, क्योंकि आगे संभावना बनी रहती है। तो ये डिप्लोमेसी हम जानते हैं, इसलिए तारीफ भी होती है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दिन कहा कि अगर इंडियन जैसे डिप्लोमेट्स मेरे पास होते तो मैं कुछ का कुछ कर दिया होता, मैं डिप्लोमेसी में झेल रहा हूँ। ये कौन कह रहे हैं? बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। तो हमारे पास डिप्लोमेसी हमें पता है कि देखिए सिंपल सी मतलब है चेतन जी, ईगो से नहीं, नाक लंबी नहीं करनी है। एक सिंपल है कि नाक लंबी नहीं करने की, जगह जगह कटती रहे। नाक को इज्जत के साथ, ना सर झुका के, क्या ना सर झुका के, ना सर उठा के, आंखों में आंखें डाल के बात करनी, जो PM मोदी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है। हमें अमेरिका कल को फ़ोन करे भी करें, डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन करे मोदी जी को कि मैं आ रहा हूँ, तो क्या आपको क्या लगता है मोदी जी क्या कहेंगे? वेलकम। वेलकम। चीन के अगर में वेलकम। पाकिस्तान गए तो वहाँ हम थोड़ा सोचेंगे। नवाज शहबाज शरीफ कहे मुनीर के मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ हम सोचेंगे क्योंकि वो आतंकवादी हैं, है ना। तो टेररिस्ट स्टेट से बात अलग बात हो जाती है, लेकिन वेलकम करेंगे। तो इसलिए पुतिन साहब को लेकर एक ये को कह सकते हैं ना कि हम एक स्टेप भी कह सकते हैं, डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। और पुतिन साहब भी चाह रहे हैं कि जब इतना भारत झेल रहा है, क्योंकि देखिए पुतिन को भी हमारी ज़रूरत है। पुतिन साहब की जो वॉर मशीनरीज है उसको किस किस का ज़रूरत है? चीन से केवल काम नहीं चलेगा। देखिए आज एक मुझे बड़े फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो साहब, उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया था रशिया के बारे में। एक पूकर होता है, पूकर एक जानवर एनिमल होता है, तो उन्होंने कहा कि रशिया जो पूकर बन चुका है, मतलब इसको लगातार ज़मीनें खानी होंगी। क्यों? क्योंकि वॉर मशीनरी में जा चुका है।
और जब कोई देश वॉर मशीनरी बन जाता है तो उसके प्रोडक्शन ठप हो जाते हैं, उसके लिए मजबूरी हो जाती है कि फिर इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए ज़मीन को हड़पना, ताकि उसकी इकोनॉमी चलती रहे। तो इसलिए आप देखेंगे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ये सारे देश अपने हॉस्पिटल तक को तैयार कर रहे हैं, अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं कि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं, मुझे लगता है कि जो पोलैंड में हमने देखा या और देशों में जो देख रहे हैं रशिया का, पॉसिबिलिटीज़ हैं चेतन जी। पाकिस्तान का बहुत बार जिक्र हो गया, हालांकि वो बहुत ज़्यादा बात करने वाला विषय तो नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इन दिनों ट्रंप का जो पिछलग्गू बना हुआ है, या फिर कहें कि अपने आप को बहुत जल्द तानाशाह घोषित कर सकते हैं जो मुनीर, वो बहुत ज़्यादा बंद कमरे में जाकर बातचीतें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को भी अभी इन दिनों लेके गए, और इस बार तो वो सेल्समैन भी बने हुए थे, जो मिनरल्स वहाँ पर जो बलूचिस्तान में, क्योंकि जिस तरीके से वो चीज़ें कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट वहाँ पर कर रहे हैं, वो चीज़ें वहाँ पर लेके गए और सीधा सीधा ऑफर उन्होंने दे दिया, जो पोर्ट का आपने भी जिक्र किया। क्या ट्रंप का जो हमने देखते हैं अंदर की खबरें ये भी हैं कि ट्रंप का पर्सनल हित, उनके बच्चों का बिजनेस, उनकी फैमिली का बिजनेस पाकिस्तान में चल रहा है, क्रिप्टो, तो क्या पाकिस्तान को वो और ज़्यादा बढ़ाएंगे आने वाले समय में? पाकिस्तान को जो शहबाज और मुनीर को चाहिए वो मिल पाएगा? और क्योंकि बलूचिस्तान का सौदा वो करने जा रहे हैं, तो क्या उस सौदे के बाद मुनीर अमेरिका में सेटल हो जाएंगे? मतलब सेटल होने का मतलब ये कि बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले हैं पाकिस्तान में, उनकी सरकार को आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, मैंने अभी आपको स्टडी में कहा था कि करीब 45% आबादी पाकिस्तान की वो अंडर पॉवर्टी लाइन है। 45% मिडिल क्लास बैठ चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, आप समझ रहे हैं, कोई दुनिया, मतलब उसका भी मैं देख रहा था, करीब 10,000 उन्होंने एम्प्लॉय को फायर किया, 10,000 एम्प्लॉय को। उसके बाद भी उसने अफ्रीका में बहुत छोटे छोटे देश जो हैं वहाँ से अपनी कंपनी बंद नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान से बंद कर दी। आप सोचिए, जिलेट कंपनी जो आपका ये सब बनाती है, शेविंग वगैरह सब बनाती है, वो निकल जाना, कौन यूज़ करता है सर जिलेट वगैरह? मिडिल क्लास यूज़ करती है। अगर वो कंपनी बंद हो जाए तो मिडिल क्लास के पास भी पैसा नहीं है। तो ऐसे देश में आप क्या भविष्य देखेंगे? मार्केट तो नहीं है। ऐसा देश है बिकावली, मतलब बिकने वाली कंडीशन पे। और जो आपने कहा वो जो लेके गए थे ना, वो यही कि देखो जी हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये है, हमारे पास, अब पोर्ट का ऑफर दे दिया है और कह रहे हैं कि पोर्ट में जो ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया उसका कोई मिलिट्री यूज़ नहीं होगा। क्यों मिलिट्री यूज़ नहीं होगा? हाँ, मिलिट्री बेस नहीं बनाएंगे, वो कह रहे हैं ना। अमेरिका मान जाएगा? चीन माना अमन टोटा में तो लेकर? इसका मतलब बलूचिस्तान का सौदा हो गया। बिल्कुल सौदा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सीपैक को लेकर पाकिस्तान ठंडा हो चुका है। 2013 सीपैक शुरू हुआ था, उसका सेकंड चरण को लेकर चीन ने पैसा देने को मना कर दिया है। का सेकंड चरण तो स्टार्ट करेंगे जब तुम पिछले पैसे की बात बताओगे कैसे मैनेज होगा, कैसे नहीं होगा। तो सीपैक को लेकर बड़े उत्साह था इनको कि सीपैक बन जाएगा, हमारी इकोनॉमी में बूस्ट कर जाएगी। सीपैक का सेकंड चरण स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, अधर में लटका हुआ। अधर में लटका हुआ है। तो अब कैसे आप करोगे अपनी इकोनॉमी को, कैसे चलाओगे? तो अब ये अपनी चीज़ों को बेचेंगे। आने वाले समय आपको मिलेगा, पाकिस्तान एयरलाइंस, पाकिस्तान रेलवे, ये सब को क्या करेंगे? सब अमेरिकन को बेचेंगे ये। तो उन्होंने अपनी सेल शुरू कर दी है और हो क्या रहा है, इसको हड़पने में लगे हुए हैं लोग। आप देखिए 10 साल मैक्सिमम, आप देखिएगा मैक्सिमम 10 बलूचिस्तान शांत हो जाएगा? नहीं, ना तो बलूचिस्तान शांत होगा, ना खैबर पख्तूनख्वा शांत होगा, ना पीओके। और जो हमारे भी राजनाथ सिंह जी ने कहा कि कराची दूर नहीं है, और ऐसी हमारी एयरफोर्स ने धमकी नहीं दी है। तो स्थिति जो है, भारत भी इन चीज़ों को देख रहा है कि ये बहुत सही समय है पीओके वापस लेने का और बलूचिस्तान अलग होने का। क्योंकि बलूचियों को इस प्रकार के, देखिए अमेरिका अगर आके बैठेगा हमारे पड़ोस में तो ये भी दिक्कत है। अब सोचिए, अगर कल को जैसे चीन ने गवादर ले रखा है और गवादर के बिल्कुल नियर बाई आपका पोर्ट अमेरिका को ऑफर कर दिया इसने, ये दो बात चीन भी देख रहा है कि क्या बदतमीजी चल रही है इसकी पाकिस्तान की। कल तक हमको भेज रहा था, आज पाकिस्तान अमेरिका को भेजना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान तो खुद क्या बना रहा है, अपने आप को अखाड़ा बना रहा है, किसका? अमेरिका और चीन का। आँच हम तक आएगी, ये भागेंगे पाकिस्तानी वहाँ से, कहाँ आएंगे भाग कर? कल को अगर जंग हो गई तो रिफ्यूजी क्राइसिस हमारे यहाँ क्रिएट होगा। तो हमारे लिए बड़ा तनाव का विषय है। हमारे लिए क्या बेटर है? पाकिस्तान टूट जाए, मैनेज करना आसान होगा। और आप देख रहे हैं जो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या जो उस प्रकार का पूरा एरिया है, मैं देखता पहले ये एक अलग अलग फोर्स काम करती थी, आज ये यूनाइट होकर काम कर रही तीनों फोर्सेस। बलूचियों के जो संगठन है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और ये पूरा कहते हैं यूनाइट फोर्स जब लगती है तभी तो हालत ख़राब हो रखी है। बलूचिस्तान के कई शहर पे कब्जा नहीं है वहाँ पर पाकिस्तान की पुलिस का, ना पाकिस्तान की आर्मी का।
रुचियों का पूरा आए कंट्रोल दिन है। खबरें आती हैं कि जो पाक आर्मी के जवान हैं उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अभी 10 दिन 15 दिन पहले की इंसिडेंट है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जाती है खैबर पख्तूनख्वा के गांव में जाके बॉम्बिंग करते हैं। तो आप सोचिए चेतन जी कि कोई देश अगर अपने नागरिकों के ऊपर सिविलियंस पर अगर बॉम्बिंग कर रहा है तो किस कंडीशन में वहाँ पे जा चुकी होंगी स्थिति, ये सोचने वाली बात है। और जब सिविलियंस पर आपका होता है अटैक, अपनी फोर्स करती है, तो उसके अगेंस्ट जो आपका होगा रिएक्शन जो होगा वहाँ के सिविलियंस का, वो देखने वाली बात होगी। तो पाकिस्तान की तो स्थिति बड़ा फेल्ड स्टेट है। आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी ज़मीन को, अपनी फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को बेचेंगे ये लोग। तो ये तो पाकिस्तान की स्थिति रहने वाली है। तो पाकिस्तान को लेकर तो मैं ये हूँ कि कभी भी आपको खबर आ सकती है कि पाकिस्तान बड़ा हंगामा हो चुका है, टूटने के कगार पर है। बस बात यह है कि देखिए बांग्लादेश अलग आसानी से इसलिए हो गया क्योंकि बीच में हम थे, हमने सपोर्ट कर दिया, इजली हो गया। उधर थोड़ा अलग करने में क्या इशू हो रहा है कि एक तो ये बाहरी शक्तियों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया। आज पाकिस्तान क्यों अमेरिका उनको बुलाना चाह रहा है कि कल को इंडिया कोई एक्शन ले तो ये अमेरिका को कहे देखो भैया अगर मुझ पर बम मरेंगे तो तुम्हारी भी जो आप इन्वेस्टमेंट है उसको भी नुकसान होगा। सी पैक को अगर हम बम मारेंगे तो सी पैक को चीन को दिखाता था, आज वो अमेरिका को दिखाएगा। केवल अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए दो रीजन से वो इन देशों को बुला रहा है। मिडिल ईस्ट का भी जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में ट्रंप शांति करवाने की बात कर रहे हैं और ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि रशिया यूक्रेन वाले मामले में शांति करवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो पिछले दिनों हुआ, ईरान को शांत करवाया गया बॉम्बिंग करके, इजराइल को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, ये सब जानते हैं। लेकिन गाजा में अब उसका क्या भविष्य नजर आ रहा है? पीस प्लान जो लेकर आए हैं, 20 सूत्रीय पीस प्लान जो प्रस्ताव है, क्या वो पूरी तरीके से लागू हो पाएगा? हमास ने बंधकों को छोड़ने की बात जरूर की है, शुरुआत भी हुई। ट्रंप साहब ने यह भी कह दिया कि इजराइल ने बॉम्बिंग रोक दी है, अब तुरंत चीजें करो। तो क्या 20 सूत्रीय मांगे जो हैं वो ढंग से लागू हो पाएंगी? जो ट्रंप की सोच है या फिर जो उसमें दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह से लागू हो जाएगा? देखिए 2-3 पॉइंट ऐसे हैं चेतन जी जहाँ मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ हवाबाजी की गई है। मतलब कहते हैं ना कि जबानी जमा खर्च किया गया है, रियलिटी लगता नहीं कि आसानी से होगा। आईडीएफ का कहना ये है, इजराइल का कहना ये है कि जो नई फोर्स बनी आईएसएफ उसको हम तब देंगे, इलाका सपुर्द तब करेंगे जब हमें हमस की सुरक्षा, मतलब हमस की हमें गारंटी मिलेगी कि हमस ख़त्म हो चुका है और हम हमस से अब क्या सुरक्षित हैं। लेकिन इसमें सवाल यही है ना कि इन्होंने ये कह दिया कि भाई अब हमास जो है वो कोई हमले नहीं करेगा, बंधकों को छोड़ देगा। लेकिन वो तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अब हमस डीवेपनाइज हो जाए, ये पॉसिबल है क्या? 2007 से जो संगठन ने गाजा पर कंट्रोल किया हुआ था, 2 साल से लगातार वो फाइट कर रहा है, क्या वो बगैर स्टेक होल्ड लिए साइड हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। फिर हमस की इतनी मुहिम का क्या फ़ायदा रहा? 60,000 लोग उसे मरवा दिए, उसके बाद भी वो सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ, तो अब क्या कर देगा वो? तो मैं नहीं मानता कि हमस पूर्ण रूप से डीवेपनाइज हो जाएगा। लिहाजा आईडीएफ जो है आईएसएफ को जगह नहीं देगी, व्यवस्था मेंटेन नहीं करेगी। और वो जो कमेटी बनाने की बात की गई है, उस कमेटी में हमस की डिमांड क्या है कि इसमें अरब वर्ल्ड्स और इस्लामिक वर्ल्ड होना चाहिए। जबकि इजराइल जो ट्रंप लाए हैं प्लान, उसमें बहुत ही गिनती के देश हैं, सारे देश शामिल नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि कैदियों की अदला बदली हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद राहत सामग्री देने की बातें हो सकती हैं। बहुत बड़ा हम जो स्थायी शांति की बात आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बड़ा रीजन और भी है, मैं मतलब कई बार मैं इस बात को बोलता भी हूँ। इजराइल एक हार्ड पावर नेशन है, ये थोड़ा समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हार्ड पावर नेशन मतलब क्या होता है? हार्ड पावर नेशन मतलब ये होता है जो अपने नागरिकों को, और भी बहुत सारे मायने हार्ड पावर के, लेकिन जो अपने नागरिकों को एक डैम सिक्योर करता है, मतलब उनको डैम क्या है, कमिटमेंट करता है कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी करूँगा ही करूँगा, बदले तुम मुझे क्या दो, ज़्यादा टैक्स दो ताकि मैं अपने डिफेंस में ज़्यादा बजट लगा सकूँ। इसराइल का डिफेंस बजट देखिए बहुत ज़्यादा है। अब जनता वहाँ पे क्या दे रही है आपको? टैक्स दे रही दबा के, आप डिफेंस बनाए मजबूत अपना, ठीक। उसके बाद भी 7 अक्टूबर की घटना हुई 2023 में, 1200 लोग आपके और कैदी बना के ले गए। तो इसराइल की सिक्योरिटी जिम्मे कौन लेगा? इसराइल तो उस तरह से रहता है, मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ। कौन देश ऐसा है जो इसराइल को बर्दाश्त करता है उसके आसपास में? भाई आज अमेरिका के दबाव में कह रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड हम खेल लेंगे, कैंप डेविड समझौता कर लेंगे, ये अमेरिका दबाव में। नहीं तो बनते इन्होंने अटैक किया था इसराइल के ऊपर।
मैं 1948 की बात कर रहा हूँ, 60 वॉर की बात कर रहा हूँ, योम किपुर वॉर की बात कर रहा हूँ। कई बार हमला कर चुके हैं। ये तो आज अमेरिका का प्रेशर इसलिए कह रहे हैं नहीं इजराइल लोग के अब्राहम एकॉर्ड ये सब, तो इजराइल ये जानता है कि आज अगर मैंने गाजा को छोड़ दिया या हमस को छोड़ दिया तो मेरी सिक्योरिटी गारंटी को देने वाला नहीं। और ये बात अमेरिका भी जानता है। मैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान देख रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप का, जो मुझे महसूस हो रहा है कि पहले तो कहा कतर पर अटैक करो और ऐसे अटैक करो जो अमेरिका के जो एसेट है उसको नुकसान ना पहुँचे। तत्काल कतर क्या करेगा, इस्लामिक वर्ल्ड के सब कंट्रीज़ की मीटिंग बुलाएगा और फिर सब जाकर ट्रंप से मिलेंगे और ट्रंप कहेगा बस हमने ईरान को रुकाया, तुम भी रुक जाओ। और यही बात मुझे याद आ गई जो आपने उस बात का जिक्र भी किया था मेरे साथ कि कतर पर जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया वो कहीं ना कहीं एक सोची समझी प्लानिंग थी जिसमें अमेरिका भी शायद इन्वॉल्व था। वो वाली बात आप क्या बता रहे थे? मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि कतर पे आपने सोच समझ के किया अटैक। नहीं तो अगर कतर पे आपको अटैक करना भी था तो आप सोचिए, अमेरिका कह रहे मुझे पता नहीं है कैसे कर दिया कतर पर अटैक। हाँ, और जबकि वहाँ बेस है। हाँ। और कतर तो एकदम हुआ है, मतलब कतर ने ऑफर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, साहब आपको मेरे क्राफ्ट देंगे, आपका प्राइवेट जेट देंगे, उसके ऊपर आपने जाके बम मार दिए, कैसे पॉसिबल होगा? तो मुझे लगता है कि ये पूरी एक स्टोरी बनाई गई ताकि एक हम अदला बदली कर सकें। लंबा वॉर हो चुका है और जो मजाक में कह लो चाहे सीरियसली कह लो आप, जो ट्रंप एक लेगेसी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, नोबेल लेने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस और भी बढ़ सकती हैं चीज़ें। हालांकि मैं कहूँगा कि ऐसी बातें ना हो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बातें बहुत ही ऐसा लगता है कि अपने पुरस्कार अवार्ड लेने के लिए आप देशों को झोंकने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम इसको बड़े कैनवास पे करेंगे ना, तस्वीर को देखेंगे, तो इसराइल का मंसूबा पूरा थोड़ी ना हुआ है। इसराइल का मंसूबा अगर गाजा में हमस डीवेपनाइज नहीं होगा तो बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश की जनता को क्या चेहरा दिखाएंगे? आप बताइए। जनता पूछेगी ना भाई क्यों वॉर किया आपने, समय आपने सैनिक आपने मरवा दिए, आपके बंदी जो थे आधे से ज़्यादा बंदे मार दिए उन्होंने, हमस ने, जिंदा थोड़ी ना है। अब ये तो बात उसमें लिखी गई है जो 20 पॉइंट हैं कि जिंदा मुर्दा जो भी उनको वापस लौटाइए। अब मुर्दों का क्या करेगा इसराइल? तो जनता ही कहेगी तुम लड़ क्यों रहे थे जब तुम्हें वोर अपनी सेना को वापस बुला लेना था? भाई आपने वोर क्या आपको मिला क्या? या तो हमस खत्म हो, जमीन पर आपका कब्जा हो, आपने पैसा लगा दे फालतू में, तो ये पॉसिबल नहीं है, अनप्रैक्टिकल बातें हैं। मुझे लग नहीं रहा कि पॉसिबल, हमस ही बनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके उलट अगर हम देखें तो क्या इस पीस प्लान के लागू होने के बाद अगर ये बहुत सफलतापूर्वक लागू हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो मुस्लिम देशों के पास क्या चारा बचेगा इजराइल का विरोध करने का? नहीं, मैंने कहा देखिए अब्राहम एकॉर्ड, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि अगर गाजा में शांति आ जाती है और भविष्य में बसाने की बात की गई है, सारी चीजें की गई हैं, इजराइल तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है, जो सारी चीजें हैं, तो क्या जैसे पाकिस्तान भी पीछे हटा, पलटी मारी कि भैया जब उसको पता लगा कि अगर हम इसका समर्थन कर रहे हैं तो ये तो इजराइल को मान्यता देने वाली बात हो गई। तो जो मुस्लिम देश इजराइल का खुलकर विरोध करते हैं तो उनके पास फिर विरोध करने के लिए क्या ऑप्शन होगा? क्यों विरोध करेंगे फिर? देखिए एक तो बात क्या है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं वर्ल्ड में, जैसे इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। टू नेशन थ्योरी को आप मानो तब बात बने। टू नेशन थ्योरी को इजराइल मानेगा क्या? वो मानने को रेडी नहीं है। इसलिए रेडी नहीं क्योंकि वो कहता है कि मैंने वॉर में ज़मीनें कब्जा की हैं और मैं पहले भी गाजा से अपने लोगों को वापस लेकर आया था, पैसा दे देकर लेकर आया था वापस। आज वहाँ पे हमस बन गया, हमस ने मेरे को मार दिया, मेरी सिक्योरिटी गारंटी कौन लेगा? तो इजराइल हटने को तैयार पहले तो नहीं होगा। और मान लो लागू भी हो गया, देखिए बात क्या है कि इस्लामिक वर्ल्ड में भी बड़ा द्वंद्व है। ये दिखने को बोलते थे कि हम लोग एक हैं, OIC बना लिया है, GCC बना लिया है, सब कुछ बना लिया है, लेकिन क्या वाकई में ये एक हैं? इनके आपस में जंग है क्या? एक मंच पर आप सऊदी ईरान को देख सकते हैं। कतर अपने आप को कैसे देखता है? कतर देखता है कि पैसे वाला मैं हूँ, सऊदी से ज़्यादा पैसा कतर के पास में है, लेकिन सऊदी के पास पैसा होने के साथ साथ में मक्का मदीना की कल्चर आ जाती है, इसलिए सऊदी लड़ ले जाता है। उधर टर्की कहता है ये सब तो मेरे ओटोमन के एम्पायर के हिस्से हैं, ओटोमन के भी हिस्से रहे हैं, मैं बॉस बनूंगा। पाकिस्तान कहता है कि इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ी मिलिट्री मेरे पास में है, पाकिस्तान कहता है एटॉमिक वेपन मेरे पास में, मैं हीरो बनूंगा। तो इनके आपस में तो यूनिटी नहीं है ना। अमेरिका जरूर चाहता है। और ऊपर से देखिए चीन, जो आज आप चीन को देखेंगे, ये पूरे वर्ल्ड का आपको मैं एक ट्रेंड बता रहा हूँ बड़ा शानदार। जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं या कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, आजकल ये देख रहे हैं कि जो इस्लामिक वर्ल्ड्स हैं उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी सब कुछ, कि सबसे ज़्यादा जो आफत आई हुई है
वो इस्लाम के ऊपर आई हुई है, ताकि इनका अपना वजूद वो इस्लाम और कम्युनिस्ट दोनों को मिला के चले। अभी जो पूरा पूरा कंट्रोल बनाने का प्रयास है, देखिए आपको याद होगा कि सऊदी और ईरान के विदेश मंत्रियों के हैंडशेक कराने का काम चीन के विदेश मंत्री ने किया था। अब यहाँ पे अमेरिका ने चाहा कि मैं एक काम करता हूँ, एक नया काम करता हूँ, आईमैक बना देता हूँ, इंडिया, इजराइल और मिडिल ईस्ट इनको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ और इनके फूड सिक्योरिटी गारंटी ले लेता हूँ, जिससे क्या हो कि हमारा पूरा फोकस मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स से हटकर चीन को कंट्रोल करने में लग जाए। चीन चाहता है कि अमेरिका, इजराइल यहीं उलझा रहे मिडिल ईस्ट के अंदर। तो क्या वो हमस को, अब हमस को आपको दिखता है कौन सपोर्ट कर रहा है हमस को? ईरान। ईरान के बैक में कौन है? चीन, रशिया। ईरान, चल ठीक है, ईरान जो भी ठंडा हो चुका है, फिर कौन देश है? टर्की। कौन देश है आपका? कतर। और कौन देश है जो हमस को सपोर्ट कर रहा है, जो हमस से फाइट कर पा रहा है? नहीं तो किसी स्टेट के सामने इतने छोटे से ऑर्गेनाइजेशन का खड़ा होना, और वो भी इतने लोगों को मारने के बाद भी कैसे आज हमस कह रहा है कि मैं लड़ लूँगा अभी भी? क्यों वो रोकने की बात हो रही है? हमस क्यों तैयार नहीं हो रहा है? मेन डेट कोई ना कोई बैक फोर्स तो है ना। बैक फोर्स चीन की है, बैक फोर्स रशिया की है, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ से अमेरिका निकला तो फिर अगला टारगेट कौन होगा? या तो यूक्रेन होगा या फिर ताइवान होगा। तो मामला क्या है ना कि जो एक, बस मैं लास्ट स्टेटमेंट बोल दूँ, हमारे जयशंकर जी विदेश मंत्री ने एक बड़ा स्टेटमेंट, मुझे बड़ा अच्छा उनकी बात लगी थी कि दुनिया पहले से बहुत जटिल थी, लेकिन हाल के दिनों में और ज़्यादा जटिल हो गई है। नहीं, बिल्कुल। और जब हम इन चीज़ों को समझते हैं, पढ़ने की बात करते हैं, और जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है हम देखते हैं दुनिया में, तो तब बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं कि अभी तो बहुत कुछ रह गया है, ये भी हो सकता था, ये भी समझना रह गया है। ठीक है, एक मेरा लास्ट पॉइंट ज़रूर रह गया, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पिछले दिनों रहीं। पाकिस्तान और सऊदी के बीच में डिफेंस पैक्ट होना, वो डिफेंस पैक्ट भारत की नज़र में था जब विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी इस पर नज़र थी, हमें पता था इस बारे में, और हम आगे भी देखेंगे। सऊदी और पाकिस्तान की तरफ से जो संयुक्त बयान आया उसमें यह कहा गया कि ये दशकों पुरानी बात का नतीजा है। 8 दशक पुरानी उन्होंने बात कही। तो इतना लंबा समय तक वो डिफेंस पैक्ट हो रहा है, अभी हो रहा है, और वो ठीक नाटो जैसा है कि अगर एक देश पर हमला होता है तो वो दूसरे देश पर भी ऑटोमेटिकली हमला माना जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान पर कोई भारतीय हमला कर देता है तो वो सऊदी को भी लड़ने आना होगा। तो यही सवाल है कि क्या अगर इस सिचुएशन दोबारा से बनती है, और हम देख रहे हैं इधर आर्मी चीफ हमारे भारत से चेतावनी दे चुके हैं, पाकिस्तान को रक्षा मंत्री दे चुके हैं कि जो सर क्रीक में हो रहा है वो दोबारा नहीं होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं सर क्रीक इलाके में। तो क्या सऊदी आएगा? सऊदी डिफरेंशिएट कर पाएगा आतंकवाद और पाकिस्तान और भारत की लड़ाई में? सऊदी के पास क्या है चेतन जी जो वो आएगा? पहले तो बात ये, सऊदी के आप फोर्स एक बार अब तो मजबूरी हो गई ना, अब तो समझौता किया। हाँ, कुछ भी आ जाए, समझौता कर लिया, तब भी क्या लेकर आएगा सऊदी पाकिस्तान के फेवर में? एक बार उसकी फोर्स का उठाइए डाटा, कितने एयरक्राफ्ट हैं उनके पास में। सऊदी, ईरान की फोर्स सऊदी से ज़्यादा मजबूत है। सऊदी के लोगों के पास आपको वेपन दिखाई देगा सऊदी की फोर्स के पास, लेकिन वो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराता है। सऊदी को अपना खतरा रखता है। सऊदी को लगता है कि अगर मेरी आर्मी बहुत स्ट्रांग हो गई तो ऐसा ना हो मेरे यहाँ कूप ना कर दे, पूरा तख्ता पलट ना हो जाए, रास्ता चला ना जाए। सऊदी ने कभी अपनी फोर्स का स्ट्रांग नहीं किया है। सऊदी इंटरनली बहुत डरता है, वहाँ का जो सुल्तान है। तब वो क्या करता है, जितने ऑपरेशन उसने चलाए, आप उठा के देखो रिकॉर्ड, उसने हमेशा पाकिस्तान की सेना को किराए पे बुलाया है लड़ने के लिए। कहीं भी आप ऑपरेशन देख रहे हो सऊदी के, यहाँ तक कि मक्का मदीना की सिक्योरिटी में भी आपको पाकिस्तानी सोल्जर मिलेंगे। आप देखिएगा डाटा उठाकर कितने सोल्जर पाकिस्तानी है। एक्चुअली पाकिस्तान की सेना है किराए की सेना, और ये किराए की सेना सऊदी के लिए खूब खून बहाती है। ये किराए की सेना अमेरिकन के लिए अफगानिस्तान में खूब खून बहाती है। ये पाकिस्तान का इतिहास है। और जो ये पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो बगदाद पैक्ट जो 1955 में हुआ था, उसी का एक तरह से रिवाइज है। 71 में जब हमने इनको तोड़ा था, पाकिस्तान को तोड़ा था, तब भी सऊदी कह रहा था कि हम आएंगे। आया था क्या? नहीं आया था सऊदी। चीन भी नहीं आया था, नहीं तो इनके सबके समझौते थे। 71 में चारों फोर्स एक साथ थी, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी। तो फिर डिफेंस पैक्ट करने का मतलब क्या है? पाकिस्तान को और किससे खतरा है? देखिए, क्योंकि इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। अब ना तो इजराइल से कोई राजनीतिक संबंध है, ना बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो तो इस्लाम के नाम पर उससे दुश्मनी मोल लिए हुए। भारत को वो सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। तो अगर भारत पे सऊदी अटैक नहीं करेगा, मान लेते हैं, तो फिर पाकिस्तान को खतरा किससे है?
एक अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति याद आई मुझे कि तुम चाहे कर लो कितने समझौते, लेकिन स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। देखिए नाटो की बात करते हैं ना, जैसे हम लोग अभी इसकी पैक्ट की बात करें, नाटो भी बहुत जल्द टूटने वाला है। अभी पुतिन साहब ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, जब पुतिन को कहा है उन्होंने नाटो कंट्रीज़ ने कि रशिया क्या है, कागज़ का शेर है, असली कागज़ का शेर नाटो है। अभी जब रशिया अटैक करना शुरू करेगा एस्टोनिया, ये बाल्टिक नेशंस पर, छोटे छोटे देश हैं, तब तुम आर्टिकल 5 एक्टिवेट करोगे। आर्टिकल 4 एक्टिवेट किया है उन्होंने, अब तक 5 नहीं किया है। अब सऊदी पाकिस्तान की जब दोनों की बात होगी तो सऊदी कैलकुलेट नहीं करेगा। सऊदी बहुत चालाक देश है, पाकिस्तान को पैसा चाहिए, आप समझिए। उस पैक्ट के माध्यम से पाकिस्तान को पैसा मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि सऊदी पाकिस्तान की फोर्स को अपने यहाँ पर और आसानी से किराए पे बुला लेगा। पैक्ट इसलिए किया गया है, सऊदी कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने वाला है। आप यकीन मानिए कि होता क्या है चेतन जी, जिसमें हम लोग पैक्ट की बात करें, तमाम तरह की चीज़ों की हम बात करें, ये सब धज्जे उड़ जाते हैं, मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं सब। क्वाड था, क्वाड कहाँ है कल? क्वाड I2U2 की बातें होती थी, I2U2 कहाँ है I2U2? कोई मीटिंग नहीं हो रही इनकी। तो जो नाटो की बात, मुझे लगता है नाटो ना टूट जाए, पोलैंड पर अटैक होगा, जैसे ही आपका रशिया अटैक करेगा इन सब बाल्टिक नेशंस पर, तो क्या बाल्टिक नेशंस के लिए सारी फोर्सेस आ पाएंगी? यूक्रेन को ये तो रखा है, यूक्रेन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आया एक विदेश यूक्रेन के साथ में, वेपन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और पैसे बदले क्या हुआ है यूक्रेन का? अमेरिका ने क्या किया? जितना उसका रेयर थे, मिलियन से, सारे में कब्जा कर लिया अमेरिका ने यूक्रेन के। तो ये और देशों को नहीं दिख रहा है। तो सऊदी और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कितना क्रंच है और अपनी जनता को समझाना है। ये आप में तो बैठ के चर्चा कर ले रहे हैं, लेकिन जो जनता है, जिसको पाकिस्तान की सरकार को समझाना है, पाकिस्तान की जनता को, क्योंकि लिटरेसी नहीं है। आप सोचिए 45% किसी देश की जनसंख्या अगर बिलो पॉवर्टी लाइन हो तो वहाँ की लिटरेसी क्या होगी? उसको क्या बताना है? अब तो सऊदी हमारे साथ है या इंशाल्लाह, क्या बेकार की बात है। अब वो वहाँ पे जल्द से होंगे, वहाँ के जो ये मुनी टाइप के हैं, वो जल्द से में ये कह हम मार देंगे भारत को, अब तो सऊदी हमारे साथ हैं, हम तो एकदम माशाल्लाह परमाणु बम है। ये ज़्यादा बात परमाणु बम लेके आ जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा उसका सिंसियर बात नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय था। शायद चिंता का तो खैर पाकिस्तान का भी विषय था ही नहीं, सिर्फ हादसे का ही विषय वो रहा है। ठीक है, तो ये चर्चाएँ जो रही वो बहुत सारी चर्चाएं हैं, और इसमें तो मुझे लगता है निपुण जी की बहुत ज़्यादा समय चाहिए, नहीं तो ये चर्चा जो है वो चलती रहेगी, चाहे वो किसी भी देश का मुद्दा हो दुनिया में। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें जो है मैं बताने के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पसंद आई होंगी। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर भी ऐसे ही वीडियोज़ जो हैं वो बनाएं, किसी और समझौते पर या किसी और देश की चीज़ों पर, हम अगर आप चाहते हैं, जो भी आप समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वैसा ही एक वीडियो आपके सामने लाएं। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।